ईरान युद्ध में अब अलग अलग तरीके के पहलू सामने आने लगे हैं। एक पहलू जहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, साथ ही में यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहे युद्ध से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह इसलिए नहीं है क्योंकि अब अमेरिका की जेब ढीली होती चली जा रही है, उसके खलीते में छेद हो गया है। और दूसरी तरफ इजराइल है। इजराइल के आईडीएफ के चीफ ने यह साफ कर दिया है कि अब वो युद्ध लड़ने लायक नहीं बचा है, उसकी सेना बर्बाद हो चुकी है, उसके सैनिक थक चुके हैं और इससे ज्यादा नुकसान अब वो नहीं उठा सकते हैं। युद्ध के 27वें दिन क्या क्या घटा है वो आज आपको बताने जा रहा हूं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि बीते दिन कह रहे थे कि ईरान मुझे अपना सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर दे रहा है, हालांकि मैंने मना कर दिया। ऐसी बहकी बहकी बातें अक्सर डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं, लेकिन एक और बहकी हुई बात शायद डोनाल्ड ट्रंप करने लगे हैं। दुनिया को यह बात बहकी हुई लग सकती है, लेकिन असल में यह बात डोनाल्ड ट्रंप की सच्चाई को बयां कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिर चुके हैं, अमेरिका की जेब में छेद हो चुका है, अमेरिका का इतना खर्चा हो चुका है जितना उसने कभी सोचा ही नहीं था। जितना नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा है, उतना नुकसान आज तक अमेरिकी मिलिट्री को नहीं हुआ, कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अमेरिकी मिलिट्री अपने तमाम बेसिस को हुए नुकसान और उसके जो जहाज गिराए गए हैं उसके बारे में बात कर रही है। पेंटागन ने एक डेटा पेश किया है, उस डेटा में बताया जा रहा है कि महंगे से महंगे एयरक्राफ्ट भी धराशायी किए जा चुके हैं। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना कमाल दिखाया है। जो फाइटर जेट दुनिया में जिसको कोई छू नहीं सकता था, उस फाइटर जेट को भी गिरा दिया गया है। वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। $110 मिलियन की कीमत वाला F-35 लाइटनिंग 2 बर्बाद कर दिया गया है। अब वो उड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसा एक जहाज ईरान की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया। उसके बाद 5 F-15 स्ट्राइक ईगल, एक ऐसा जहाज जिसे आज तक कोई डॉग फाइट में हरा नहीं सका, एक ऐसा जहाज जो 4.5 जनरेशन का सबसे उन्नत जहाज है, जो सबसे ज्यादा लोड लेकर जा सकता है फाइटर जेट की कैटेगरी में, उस जहाज को भी गिराया जा रहा है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के दम पर। और ऐसे 5 जहाज गिरा दिए गए हैं, जिनमें से एक जहाज की कीमत $90 मिलियन बताई जा रही है। एक अटैक और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया गया है जिसकी कीमत $20 मिलियन बताई जा रही है। और जो MQ-9 रीपर ड्रोन है, जो ड्रोन ऊंचाई पर उड़ते हुए प्रिसीजन स्ट्राइक करने के काम आता है, जो कोसों दूर, हजारों किलोमीटर दूर से कंट्रोल किया जा सकता है एक कमांड सेंटर की बदौलत, उस ड्रोन को भी गिरा दिया गया है। ऐसे 12 ड्रोन गिराए गए हैं, 12 ड्रोन, और उस एक ड्रोन की कीमत $30 मिलियन बताई जा रही है। KC-135 एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर भी गिराए जा रहे हैं। करीबन 5 ऐसे जहाज जो कि एयरबेस पर खड़े थे, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, और एक जहाज जो हवा में था, मिसाइल मारकर उसको गिरा दिया गया। और ये जो नुकसान है, ये वो नुकसान है जिसको स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन और क्या नुकसान अमेरिका को हो चुका है। अमेरिका के जितने भी खाड़ी देशों में मौजूद एयरबेसेस हैं, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जितने भी रेडार हैं, उसको खत्म कर दिया गया है। एक तो ऐसा रेडार है जिसकी कीमत $1 बिलियन बताई जा रही है, जो कि एक युद्धपोत के बराबर है। युद्धपोत से याद आया कि 2 युद्धपोत, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इस पूरी लड़ाई में क्षतिग्रस्त हुआ है, और इन दोनों ही युद्धपोतों की कीमत $1 बिलियन ईच है। यानी कि एक युद्धपोत 9,000 करोड़ रुपए का है। 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो कम से कम स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन रेडार का नुकसान, युद्धपोतों का नुकसान और युद्धपोत पर मौजूद जान का नुकसान अभी तक गिना ही नहीं गया है। कितने सैनिक अमेरिका के इसमें मारे गए, कितने घायल हुए, इसके बारे में भी कोई ऑफिशियल जानकारी देने को अमेरिका राजी नहीं है। उसका रिएक्शन भी अब दिखने लगा है। अमेरिका कह रहा है कि अब हम युद्ध में लड़ने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हमारी लड़ाई है ही नहीं।
पहले तो उसने यूक्रेन को चढ़ाया, जेलेंस्की को चढ़ाया कि तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, नेटो की सदस्यता तुमको देंगे और तुम्हारी रक्षा करने के लिए हम हैं ना, जाओ तुम लड़ाई करो। उसे हथियार सप्लाई करवाए, उसे लोन दिलवा दिलवा कर हथियार बेचे, और अब कह रहा है कि ये तो हमारा युद्ध है ही नहीं। एक देश को फंसाकर दूसरे देश को युद्ध में उलझाकर दूसरा युद्ध शुरू कर दिया। जब दूसरे युद्ध में मार लगने लगी तो पहले वाले युद्ध से कह रहे हैं कि हमारा तो कोई मतलब ही नहीं था, हम तो कुछ है ही नहीं इस युद्ध में। इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नुकसान बेहद ज्यादा होने लगा है, और सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो वो इजराइल है। इजराइल के आईडीएफ के चीफ ने बताया है कि हमारे सैनिक अब थक चुके हैं, अब हमारे सैनिक लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। वो बताते हैं कि वे 900 दिनों से युद्ध लड़ रहे हैं, 900 दिनों से, यानी कि करीबन 3 साल से भी ज्यादा समय से वो युद्ध लड़ रहे हैं। कहां कहां युद्ध लड़ रहे हैं? फिलिस्तीन में, गाजा में जो तबाही मचाई, वहां पर भी वही सैनिक इस्तेमाल किए गए। बूट ऑन द ग्राउंड सैनिक उतारे गए, फिलिस्तीन में लोगों को पकड़ पकड़ के मारा गया, नरसंहार किया गया, वहां पर भी यही सैनिक लगे हुए थे। अब जब ईरान के साथ युद्ध है तो इजराइल पर डायरेक्ट हमला हो रहा है, इजरायली सैनिक चुन चुन के मारे जा रहे हैं, और अब वो वीडियो भी सामने आने लगे हैं। यानी कि अब ये सच्चाई जगजाहिर हो चुकी है कि इजराइल, जिसे कहा जाता था कि ये अछूता है, कि भैया इसे कोई छू नहीं सकता, एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको कोई भेद नहीं सकता, अब वो भी भेदा जा रहा है। इजराइल के सैनिक चुन चुन के मारे जा रहे हैं और उसकी आईडीएफ ने लगभग सरेंडर कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए कि हम इतना युद्ध लड़ चुके हैं कि अब हम में जान नहीं बची है। इजराइल एक ऐसा देश जहां पर मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है, मैंडेटरी, हर व्यक्ति को एक निश्चित समय, हर वयस्क को एक निश्चित समय मिलिट्री में बिताना होगा, मिलिट्री में सर्विस देनी होगी। उसके बावजूद भी इजराइल अपने घुटनों पर आ चुका है। कोई ऐसा शहर नहीं बचा है जहां पर ईरानी मिसाइल, ईरानी ड्रोन ना गिर रहे हो। अकेला ईरान ही नहीं है, हिजबुल्ला, हमास, हूती, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इजराइल पर हमलावर हो चुके हैं। चौतरफा हमला इजराइल झेल रहा है, और अब छन छन के खबरें भी ये आने लगी हैं कि जो मीडिया सेंसरशिप इजराइल ने लगाई हुई थी, उस मीडिया सेंसरशिप को भी ब्रीच करके सीसीटीवी फुटेज निकल कर आ रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तमाम इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज इजराइल की तबाही दिखा रहे हैं, जो तबाही उसने गाजा में मचाई, फिलिस्तीन में मचाई, फिलिस्तीनियों की जान ली, अब वही हश्र उसका हो रहा है। अति का अंत होता है, और अब इजराइल की अति का भी अंत होना शुरू हो चुका है। जो काम, जो कर्म उसने गाजा में किए, वो घूमकर उसी के ऊपर आ रहे हैं। उसका थूका उसी के मुंह पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप कहीं आग लगाएंगे तो आग फैलेगी, और वो आग आपके घर तक भी पहुंचेगी। इस पूरे युद्ध में इजराइल तो जल ही रहा है, अमेरिका के बेसिस तो जल ही रहे हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया भी जल रही है। पूरी दुनिया के क्रूड ऑयल व्यापार पे जो असर पड़ा है वो अभूतपूर्व है। शायद इससे पहले तेल के व्यापार पर इतना बुरा असर द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद आज जाकर दुनिया भर में कच्चे तेलों की कीमतें अगर किसी की वजह से बढ़ी हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, किसी की वजह से बढ़ी हैं तो वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, और इन दोनों की सनक की वजह से तमाम दुनिया के देश बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। क्यूबा जैसा देश जिसका तेल पूरी तरीके से अमेरिका ने रोक दिया, क्यूबा अंधकार में डूबा हुआ है, और उस पर भी कब्जा करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन अब कर नहीं पाएंगे क्योंकि कमर बहुत बुरी तरीके से टूट गई है। भारत में भी इन्हीं दोनों चंगू मंगू की वजह से तेल की लंबे लंबी कतारें लगी हुई हैं, एलपीजी सिलेंडर के लिए कतारें लगी हुई हैं। अगर ये दोनों लोग इतने ही सनकी ना होते तो फिर भारत में भी एलपीजी का संकट, तेल का संकट कभी ना आता। हालांकि भारत की सरकार अलग अलग ऑप्शंस तलाश रही है जहां से तेल लाया जा सकता है। जापान और चाइना इकलौते 2 देश हैं जिनके पास पर्याप्त ऑयल रिजर्व्स हैं। चाइना के पास करीबन 9 महीने का ऑयल रिजर्व है, जापान के पास करीबन 6 से 7 महीने का ऑयल रिजर्व है, और ये वो देश हैं जिन्होंने समझदारी से ऑयल बाइंग करी। जब जब
तेल का, क्रूड ऑयल का प्राइस दुनिया भर में नीचे हुआ तो इन्होंने बड़ी मात्रा में तेल खरीदा, और जब रेट ऊपर जाता था तो भी ये अपनी सामान्य खरीदारी क्रूड ऑयल की बनाए रखते थे। लिहाजा इन दोनों ने ही अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर रखी है। फिर चाहे दुनिया में युद्ध हो जाए, चाइना जैसा देश करीबन 9 महीने तक आराम से जीरो ऑयल सप्लाई के साथ युद्ध लड़ सकता है, लेकिन हर किसी के पास उतना पैसा नहीं जितना जापान के पास, जितना चाइना के पास है। तमाम छोटे देश, फिलीपींस, वियतनाम और तमाम वो अफ्रीकाई देश जो ज़्यादातर अपना पेट्रोलियम जो है वो इंपोर्ट करते हैं, उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।